हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह हो रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम जो हमारे CDP में पेडालॉजी सेशन आएगा उसकी मैंने कल आपके लिए क्लास ली थी। उसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे CTET के। ये हमारा CTET का पेपर आया हुआ है ना, उसके PYQ है, ठीक है। और आज भी मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपके जो हमारा कल PGT और परसों को TGT PRT का पेपर है उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिलेबस में पेडालॉजी हमारा दिया हुआ है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। अच्छा, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए ना, हम नामांकित तो बच्चों को कर ही नहीं सकते। अच्छा, थर्ड क्या है। अब देखो सेकंड में कौन कौन सा है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बचे ये ऑप्शन। अब देखो, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। क्या हो, बहुपरीक्षय करने में सशक्त हो, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही बात है ना। अब फोर्थ और रीड करना, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक की मानक विधि को अपनाना चाहिए। गलत बात है ना, हमें स्टैंडर्ड मेथड तो अपनाना ही नहीं है ना। तो 4 भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट भी। तो क्या हुआ, मेरा C ऑप्शन राइट हो गया। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, रीड कीजिए सेकंड को। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। कौन सी नहीं है, पढ़ना। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। सही बात है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। थर्ड, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुखाई चुनौतियों को समझना, ये भी सही बात है। फोर्थ करना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये तो गलत बात है। तो क्या होगी, सेकंड का 4 ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी थर्ड देखिए, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक की अवस्था क्या है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना, तो क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी फोर्थ, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय वातावरण के किसके, भयावह सुसाधक, प्रतिस्पर्धक सुसाधक, सहयोगी प्रतिस्पर्धक सहयोगी। तो देखो, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी यानी कि जो सभी को सहयोग कर सके वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय हमें किसके, कॉम्पिटिटिव के, ठीक है। तो 4 का C ऑप्शन क्या हो गया, मेरा राइट हो गया। फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। कौन सी है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सरल ही काम दिए जाएं। अब देखो सेकंड, प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। अच्छा, अगला पढ़ो फिर, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर कि जो विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ये तो अच्छी बात है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, गलत बात है ना ये तो, कि हाँ सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दो और बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है।
तो 5th का थर्ड ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए 6 क्वेश्चन। 6 में क्या दिया हुआ है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पढ़ना, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में क्रियापूर्त सोचते हैं और उनमें छानबीन यानी अन्वेषण की लालसा होती है। सही बात है ये तो। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही बात है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, सही बात है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्यों नहीं सोच सकते भाई बच्चे भी तो सोच सकते हैं। तो 6 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 7 पर चलो। अधिगम की प्रक्रिया क्या है, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय या सरल और रैखिक। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव। अब 8 क्वेश्चन, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए या फिर अनदेखा करोगे या उसको टाल दोगे या फिर उसको इग्नोर कर दोगे। क्या करोगे बताओ, समझोगे ना। तो 8 का ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया हमारा। अभी देखिए 9, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है, यानी कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार उसको परिवर्तित कर रही है। तो क्या हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, नहीं है ना। अध्यापक केंद्रित है, नहीं है। व्यवहारवादी है वो, नहीं है ना। तो प्रगतिशील कक्षा है। ठीक है, यानी कि 9 का क्या है, डी ऑप्शन राइट है। अब बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाएगा, साबित करना कि इन बच्चों में आनुवंशिकी पैदाइशी कमियां हैं, इन विद्यालय से निकाल देना चाहिए। हमें पेडालॉजी की लैंग्वेज में बच्चे को तो गलत ठहराना ही नहीं है। अगर बच्चे फेल भी हो जाते हैं ना तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, कसूर उस व्यवस्था का है। तो इसलिए क्या फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हम। अब प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि बच्चे को लेवलिंग तो हमें करना ही नहीं है। फोर्थ करना, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा राइट हो गया कि विद्यालय की गलती है अगर बच्चा फेल हो गया तो। 11 देखो, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने में सहायता करने से क्या होगा, बच्चे का ध्यान भंग होगा, ये तो ऑप्शन देखते ही कैंसिल हो गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो अधिगम में रुकावट पैदा करेगी, ये भी कैंसिल हो गया। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, ये भी कैंसिल हो गया है ना। पेडालॉजी में क्या है, सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ये सभी क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। पढ़ना, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है या द्वितीय कारक है, कोई भूमिका नहीं या बहुत कम भूमिका। विद्यालय हमारा द्वितीय कारक होता है और प्राथमिक कारक होता है हमारी फैमिली। ठीक है, अभी चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। देखिए 13 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की। तो किसने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का जो चिंतन है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, किसने, जीन पियाजे ने। 13 का सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। अभी विकास के विषय में कौन सी बात सही है वो बतानी है हमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। देखो अब ऑप्शन, विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नहीं जची ना बात। अब विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, नहीं ना, विकास तो मल्टी डायमेंशनल होता है, ये भी गलत है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है, ये भी गलत है, क्योंकि कोई बच्चा पहले चलना सीख लेता है, कोई बाद में, किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा होती है तो जल्दी सीख लेता है, कोई किसी की एवरेज होती है तो देर से सीखता है ना। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो 11 का सी ऑप्शन, 14 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है। 15 देखिए, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड। पढ़ना, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, नहीं ना, ये तो शुरू में ही होता हमारा। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, नहीं, ये तो एडोलसेंस में आएगी हमारी, है ना। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी नहीं है। तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो 15 का डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 17 देखिए, नहीं 16, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन प्याजे ने हमारी 4 स्टेज दी थी, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो परिणाम, संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे 4 स्टेज है नहीं, तो अमूर्त तो कर सकता है। और प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ये भी छोटे बच्चे की है ना। अब देखना, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है, ये भी हमारी मूर्त में आती है, ये पढ़ना एक बार। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, इससे भी पूछ लेता है कि जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में होता है, तो 4th अवस्था में होता है। ठीक है। तो 16 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 17 देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो कौन सी उसमें है बताओ सभी, किस अवस्था में है। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञापालन, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। तो सामाजिक प्रणाली को पूछा ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होगा। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं ना, गुणात्मक भी होंगे। अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी गलत बात है। धीमी गति से होता है और उसे माप नहीं सकते, ये भी गलत बात है। बाल्यावस्था की अवधि में जो हमारा विकास होता है वो मल्टीलेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है। 19 देखिए, निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, कौन सा है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए पर वो कर नहीं सकते, तो ये क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्रफल, जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट, यानी कि किसी एक बड़े की सहायता से हम अपने काम को जब पूरा कर लेते हैं, तो सी ऑप्शन क्या होगा मेरा, राइट होगा। अभी 20 पर चलते हैं। देखिए 20 में क्या दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या है।
अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता करता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देती है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता होता है। तो क्या होगा, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। ये तो सही गलत बात है, ये भी गलत बात है कि सहायक नहीं है, ये भी गलत है। तो क्या होगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी देता है कि बच्चों को क्या क्या समझ में आया और अध्यापिका को फिर क्या करना चाहिए कि वो बच्चे और उसको क्लियर समझ सके। ठीक है, 21 देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो भाषिक बुद्धि मूर्तिकार में होती है, नहीं ना, भाषा किस में होगी, नेता वगैरह कवि वगैरह उनमें होती है, तो ये तो गलत है। शारीरिक गति किस में होती है, खिलाड़ी में होती है, ये सही है। स्थानिक मनोवैज्ञानिक में थोड़ी होगी, स्थानिक तो किस में होगी, यानी कि जो जगह जगह घूमते रहते हैं, और इंट्रापर्सनल यानी कि जो खुद से बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा 21 का राइट होगा। 22 देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। संकीमा के जीन प्याजेन दिया था, तो स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये भी नहीं है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। 23 देखिए। बाल केंद्रित कक्षा वह है, यानी कि बाल केंद्रित का मतलब कि बच्चे को सेंटर बनाया लिया जाए। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, गलत बात है ना। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए प्रयोग करता है, केवल जहाँ पर आ गया वो ही तो हमारा ऑटोमेटिकली गलत होगा। अध्यापक बच्चों को उनकी अक्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये भी गलत बात है ना। तो क्या होगा कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, अभी बी ऑप्शन हो गया इसका। अब 24 देखिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बंडूरा ने कहे, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या जीन पियाजे? तो सांस्कृतिक उपकरण समाज और संस्कृति किसने कहे थे, हमारे लेव वाइगोत्स्की ने कहे थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। 25 देखिए। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, जेंडर वाइज तो हमें करना ही नहीं है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये सही बात है। और पढ़ना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उपेक्षा तो हमें करनी ही नहीं है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी गलत बात है ना। तो क्या होगा मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हम एक मिक्स्ड ग्रुप बनाएंगे और डिस्कशन को उसमें प्रमोट करेंगे। ठीक है, अभी 26 पर चलते हैं। देखिए 26 में क्या दिया है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक समस्या नहीं, एक व्यवस्थागत मुद्दा, यानी कि एक सिस्टमिक इशू नहीं, रुकावट नहीं, क्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन। ठीक है, 27 देखिए। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? किस प्रकार करेंगे? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित प्रश्न देकर,
चुनौतीपूर्ण कार्य और निरुष्टता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर वे प्रश्न देकर जिनमें अभुमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए क्या करेंगे? चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे और निरुष्टता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देंगे जिससे उनमें क्या इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। 28 देखिए, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की अक्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्व शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण द्वारा। तो पठन वैफल्य बच्चों की पहचान कैसे करेंगे हम? उनकी पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, यानी कि ये ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो गया। 29 देखिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, यानी कि जिसको थोड़ा सा कम दिखाई देता हो। तो बोलती पुस्तकें, यानी बोल रही है वो पुस्तकें स्पर्श करके, ये तो ठीक बात है। बड़े आकार की पुस्तकें, ये भी सही बात है। बड़े बड़े त्रिमीय नक्शे चार्ट, ये भी सही बात है। तो अगर क्या होगा, छोटी मुद्रा व कार्यशीट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट क्या है, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपयोग में नहीं आएगी। ठीक है, अभी 4 देखिए, देखिए 4 में क्या है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों को प्रदान करना। नहीं कर सकते ना। समावेशी क्या है, किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी दिव्यांग वगैरह कोई भी बच्चा होगा, उनको क्या है अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना। तो ये तो कैंसिल हो गया। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। सही बात है ना ये। और पढ़ लो ऑप्शन, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। गलत बात है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। नामांकित भी नहीं करना बच्चों को, उन्हें आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकते। तो समावेशी शिक्षा का क्या होगा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में आए हुए थे। इससे क्या है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पेडोलॉजी हम अगर हमारी आईस्टेट में आ भी गई तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।